भीड़ एकत्रित करना अगर पैमाना हो तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस बराबर दमखम दिखा रही है। भीड़ भाजपा की रैलियों में भी एकत्रित हो रही है और कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शनों में भी। दोनों ही तरफ के प्रत्याशियों के नामांकन जबरदस्त दिखाई दे रहे हैं और ये भीड़ सिर्फ शिमला या मंडी में ही नहीं बल्कि कांगड़ा और हमीरपुर की रैलियों में भी दिखाई दे रही है। आमतौर पर भीड़ इकट्ठा करना, भीड़ को एकत्रित करना भारतीय जनता पार्टी का फोटे माना जाता है। भाजपा की रैलियों में भीड़ ज्यादा दिखाई देती थी, लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोनों तरफ भीड़ बराबर है, तो आखिर इससे कोई क्या समझे। हिमाचल प्रदेश की सियासी हवा इस बार किस ओर इशारा कर रही है और किसके नामांकन में कितना दम है, आज की ये सियासी चर्चा इसी पर। नमस्कार, मैं हूं नेहा धीमान और आप देख रहे हैं फर्स्ट वर्डिक मीडिया। दर्शकों, आज हिमाचल प्रदेश में कई सियासी दिग्गजों ने नामांकन भरा है, जिनमें अनुराग ठाकुर शामिल है, विनोद सुल्तानपुरी शामिल है और सुरेश कश्यप भी शामिल है। अनुराग ठाकुर हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। विनोद सुल्तानपुरी और सुरेश कश्यप चुनाव लड़ रहे हैं शिमला संसदीय क्षेत्र से। इसके अलावा रामलाल मारकंडा ने भी आज लाहौल स्पीति से निर्दलीय तौर पर नामांकन भरा है। राकेश कालिया ने आज गगरेट विधानसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर नामांकन भरा है और भी कई निर्दलीय नेताओं ने आज नामांकन भरा है। इन पर विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं विनोद सुल्तानपुरी के नामांकन से। देखिए, बीते कल की अगर हम बात करें तो सुरेश कश्यप भारतीय जनता पार्टी के तमाम दिग्गजों को लेकर शक्ति प्रदर्शन करने शिमला के चौड़ा मैदान पर पहुंचे थे। आज उन्होंने नामांकन भी भरा है, लेकिन नामांकन विनोद सुल्तानपुरी ने भी भरा और शक्ति प्रदर्शन का जो अंदाज था वो भी कुछ ऐसा ही था जैसा बीते रोज हमने सुरेश कश्यप का देखा। उस रैली में भी खूब भीड़ दिखी थी, आज की रैली में भी खूब भीड़ दिखी है। प्रतिभा सिंह इस नामांकन में मौजूद थी। इसके अलावा सीएम सुक्खू भी उनके इस नामांकन में मौजूद थे और दोनों ही नेताओं ने कई बड़ी बातें जो हैं आज के इस नामांकन में कही है। सीएम सुक्खू के भी बयान निकल कर आए हैं और प्रतिभा सिंह ने भी कई बड़ी बातें कही हैं, उनको हम आगे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा अनुराग ठाकुर ने भी आज नामांकन भरा है। उन्होंने भी खूब प्रहार किए हैं कांग्रेस पार्टी पर। काफी चीजें उन्होंने मुख्यमंत्री को लेकर भी कही है, खास तौर पर मेडिकल कॉलेज पर जो चर्चा थी, जो हमीरपुर मेडिकल कॉलेज एक बड़ा इशू कहीं ना कहीं बना हुआ है हमीरपुर को लेकर, उसको लेकर भी उन्होंने मुख्यमंत्री पर खूब प्रहार किए हैं, खूब बातें उन्होंने कही है। और एक और नामांकन जो आज था वो सुरेश कश्यप का था, जो कि सांसद भी हैं शिमला संसदीय क्षेत्र से और इस बार फिर से प्रत्याशी है भारतीय जनता पार्टी के। उन्होंने भी नामांकन भरा, लेकिन उनके नामांकन से पहले उन्हें डीसी ऑफिस के बाहर रोक भी दिया गया। दरअसल प्रस्तावक जो हैं वो सुरेश कश्यप के साथ नहीं थे और इसीलिए उन्हें डीसी ऑफिस के बाहर रोक दिया गया था। लेकिन कुछ देर बाद, करीब आधे घंटे बाद, जब प्रस्तावक उनके आ गए, उसके बाद उन्हें एंट्री मिली है डीसी ऑफिस में और उन्होंने अपना नामांकन भरा है। काफी लोग सुरेश कश्यप के भी साथ थे, लेकिन जो शक्ति प्रदर्शन आज शिमला में विनोद सुल्तानपुरी में ने किया है, वैसा कुछ आज सुरेश कश्यप के साथ देखने को नहीं मिला। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि बीते कल उनके द्वारा भी इसी तरह का एक शक्ति प्रदर्शन जो है वो किया गया था। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में जो परिस्थितियां कहीं ना कहीं बन रही है, जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि भीड़ जो है वो दोनों तरफ एक बराबर एकत्रित हो रही है। नामांकन रैलियां जबरदस्त कर रहे हैं सभी नेता। नामांकन करने जाते हैं तो भारी भीड़ होती है, बड़े दिग्गज नेता उनके साथ होते हैं और इसी के साथ साथ आप देख सकते हैं कि दोनों ही पार्टी की रैलीज में बराबर आपको कहीं ना कहीं जनता देखने को मिलेगी। शिमला संसदीय क्षेत्र में भी मिलेगी, मंडी में भी मिलेगी, कांगड़ा में भी मिलेगी और हमीरपुर में भी मिलेगी। जनता जा तो रही है नेताओं की रैलियों में, सुन भी रही है नेताओं की बातें, लेकिन जनता हिमाचल प्रदेश की बिल्कुल चुप है। किसी भी तरह की इनकम्बेंसी या एंटी इनकम्बेंसी इस वक्त सरकार को लेकर, केंद्रीय सरकार को लेकर हिमाचल प्रदेश में नहीं दिखाई दे रही है। ना इनकम्बेंसी दिखाई देती है, ना प्रो इनकम्बेंसी दिखाई देती है, ना ही
एंटी इनकम्बेंसी जो है केंद्रीय सरकार को लेकर हिमाचल प्रदेश में दिखाई देती है। पिछली बार की अगर हम बात करें तो 2019 का जब चुनाव था तो खुले तौर पर कह रहा था मतदाता कि मोदी को वोट देंगे या मोदी के नाम पर वोट देंगे, लेकिन इस तरह का माहौल अभी हिमाचल प्रदेश में क्रिएट नहीं हुआ है। हालांकि अब तक मोदी आए भी नहीं है हिमाचल प्रदेश में, लेकिन उसके बावजूद भी हिमाचल प्रदेश में जो हालात हैं अभी खुलकर मतदाता कुछ नहीं कह रहा, जो कि जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी के लिए खास तौर पर कहीं ना कहीं चिंता का सबब बना हुआ है। क्योंकि भाजपा कि अगर चुनावी रणनीति हम देखें तो मोदी मैजिक पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट रहती है भाजपा लोकसभा चुनावों को लेकर, लेकिन उस लिहाज से इस बार हिमाचल प्रदेश में अभी तक तो वो मोदी लहर वाला माहौल हमको देखने को नहीं मिला है। और ये सिर्फ हिमाचल की ही बात नहीं है, पूरे देश की भी अगर हम बात करें तो 2019 में जिस तरह प्रो इनकम्बेंसी वेव इतनी बड़ी वेव थी कि कहा जाता था कि मोदी लहर के आगे तो कोई भी आ जाएगा, कोई भी प्रत्याशी होगा उड़ा दिया जाएगा, तो वैसा कुछ अभी हिमाचल प्रदेश में देखने को नहीं मिल रहा है। कांग्रेस की रैलियों में भी लोग इकट्ठा हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की रैलियों में भी लोग इकट्ठा हो रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को एक्सपेक्टेशन जो है पूरी अब भी बनाकर चल रही है भारतीय जनता पार्टी कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश में आएंगे तो माहौल बदलेगा, फिर से सेपू बड़ी की बातें करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश में आकर, हिमाचल की चीज़ों को याद करेंगे, हिमाचल प्रदेश को अपना बेटा, हिमाचल प्रदेश खुद को वो हिमाचल प्रदेश का बेटा बताएंगे, माफ़ कीजिएगा, और इस तरह की बातें जो हैं हिमाचल प्रदेश में आके करेंगे कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी, और उसके बाद हिमाचल प्रदेश में फिर से एक लहर क्रिएट होगी 2019 के चुनाव की तरह, और फिर से जो है नैया भारतीय जनता पार्टी की हिमाचल प्रदेश में पार लग जाएगी। लेकिन सवाल है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के पास प्लान बी क्या होगा, क्या प्लान बी लेकर चल रही है भारतीय जनता पार्टी, ये कहीं ना कहीं बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर बना हुआ है। क्योंकि अभी भी आप बयानों में देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बड़ा फैक्टर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बयानों में दिखाई देते हैं, और राष्ट्रीय मुद्दों पर जरूर फोकस कर रही है बीजेपी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम जपना उससे कोई भी परहेज नहीं करता है भाजपा का नेता। और कई ऐसी सीटें हैं जहां पर कंप्लीटली डिपेंडेंसी जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही है। आने वाले हैं कुछ ही दिनों में प्रचार जो है हिमाचल प्रदेश में होगा, जोर पकड़ेगा और प्रधानमंत्री आएंगे, लेकिन उस दिन का इंतजार है, और उसके बाद ही अगर इस तरह की कोई वेव आती है और उसके बाद कोई बदलाव होता है तो वो होगा, लेकिन अभी ऐसा नहीं है। लेकिन अभी से ये जो अटैक होने वाला है कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, अभी से कांग्रेस पार्टी उसके लिए खूब तैयार दिख रही है, और अभी से कांग्रेस ने काउंटर अटैक जो है करना शुरू कर दिया है। कांग्रेस ने ये कहना शुरू कर दिया है कि मोदी आएंगे, सेपू बड़ी की बातें करेंगे, खुद को हिमाचल का बेटा कहेंगे, लेकिन तब जनता से कांग्रेस ये कह रही है कि तब आप प्रधानमंत्री मोदी से ये पूछिएगा कि जब हिमाचल प्रदेश में त्रासदी आई थी, जब हिमाचल प्रदेश में इतनी बड़ी आपदा आई थी, तब प्रधानमंत्री ने हिमाचल की तरफ क्यों नहीं देखा, तब उन्होंने वो खुद को बेटा कहते हैं लेकिन तब वो नहीं आए थे हिमाचल प्रदेश के पास। तो ये जनता को सवाल करना है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश में आएंगे। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस जो है वो पहले से ही काउंटर अटैक जो है करना कांग्रेस ने शुरू कर दिया है, क्योंकि कांग्रेस भी जाहिर सी बात है डरी है कि अगर मोदी आते हैं तो इस तरह की लहर क्रिएट हुई तो कांग्रेस के लिए चीजें मुश्किल हो जाएगी। लेकिन अभी से काउंटर अटैक जो है करना शुरू कर दिया है, आपदा पर घेर रही है कांग्रेस सरकार, कांग्रेस के जो नेता है, माफ कीजिएगा, कांग्रेस पार्टी आपदा पर घेर रही है, और उनका यही कहना है कि ना तो केंद्र सरकार ने आपदा को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया और ना ही कोई राहत पैकेज जो है वो केंद्र सरकार द्वारा दिया गया था हिमाचल प्रदेश को, कोई बहुत बड़ा सच राहत पैकेज जो है वो नहीं मिला है हिमाचल प्रदेश को। अभी से ये अटैकिंग मोड में यहाँ पर कांग्रेस दिखाई दे रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और मुख्यमंत्री के बयानों को आज डीकोड, मुख्यमंत्री और सभी नेताओं के जो बयान रहे हैं उनको डीकोड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मुख्यमंत्री की। देखिए, मुख्यमंत्री आज काफी आक्रामक जो हैं वो दिखे हैं भारतीय जनता पार्टी को लेकर, बागियों को लेकर, विरोधियों को लेकर खूब बयान जो है उन्होंने दिए, खास तौर पर क्योंकि शिमला संसदीय क्षेत्र से आज
नामांकन भरने वाले विनोद सुल्तानपुरी के पक्ष में कह रहे थे, उनकी नामांकन रैली में शामिल हुए थे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। तो जो उनका मेन एजेंडा था, जो उनका मेन टारगेट था, वो थे सांसद सुरेश कश्यप। सुरेश कश्यप को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कई बड़ी बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि आपके जो नेता हैं, आपने सांसद बनाकर भेजा, जनता से उन्होंने ये कहा कि आपने सांसद बनाकर भेजा है सुरेश कश्यप को, लेकिन उन्होंने वहां जाकर क्या कहा, एक बार भी कोई वक्तव्य जो है वो लोकसभा में सुरेश कश्यप ने नहीं दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जब मिलने की बात हो रही थी आपदा को लेकर, तो सुरेश कश्यप उनसे मिलने हिमाचल प्रदेश के लिए नहीं पहुंचे थे। इसके अलावा कई आरटीआईज वगैरह का भी जिक्र उन्होंने किया, जो यहां शिमला संसदीय क्षेत्र को लेकर बाहर निकलकर आई थी सामने, उस पर भी उन्होंने कहा कि काम कराने में भी असक्षम जो है वो शिमला संसदीय क्षेत्र में रहे हैं सुरेश कश्यप। तो ऐसे में जो परिस्थितियां बनी हैं वो काफी अटैकिंग मोड में आज सीएम सुक्खू दिखे हैं। साथ ही सेब बागवानों की बात उन्होंने कही है, कस्टम ड्यूटी को लेकर बात उन्होंने कही है, और सेब को लेकर जो कार्टन, यूनिवर्सल कार्टन जो लागू किया गया है हिमाचल प्रदेश में, उसको लेकर उन्होंने बातें कही। और उन्होंने कहा है कि आगे भी सेब बागवानों का ध्यान जो है वो रखेंगे, और विनोद सुल्तानपुरी को अगर जिताती है जनता तो वो भी जो है आगे जाकर केंद्र में बात हिमाचल प्रदेश के बागवानों की रखने वाले हैं। ये बड़ी बात भी आज मुख्यमंत्री ने कही। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये जो चुनाव है ये लोकतंत्र के भविष्य का चुनाव है। लोकतंत्र बचेगा या नहीं बचेगा ये इस चुनाव से तय होने वाला है। तो जनता से उन्होंने आग्रह किया कि आप सभी सोच समझकर वोट करें। देखिए, ये लोकतंत्र के भविष्य का जो चुनाव कहीं ना कहीं कहा जा रहा है, लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी द्वारा कि अगर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सत्ता में आ जाती है केंद्र में, तो इस सिनेरियो में बदलाव जो है वो कर दिया जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन में और इसको बदला जाएगा। ये आरोप हैं, इसका कोई प्रूफ नहीं है, लेकिन आरोप जो है लगातार लगाए जा रहे हैं। लोकतंत्र को भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र के लिए खतरा बताई जा रही है, क्योंकि लगातार ये कह रही है कांग्रेस पार्टी की डिक्टेटरशिप की ओर जो है बढ़ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हालांकि इसका कोई एविडेंस ऐसा सच अभी है नहीं। इसके अलावा एक और दावा जो लगातार भाजपा कर रही है, खासतौर पर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो दावा कर रहे हैं कि 4 तारीख को जब हिमाचल प्रदेश में नतीजे आएंगे तो 2 सरकारें बनेगी। एक केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तो इसको भी कहीं ना कहीं काउंटर आज किया है मुख्यमंत्री ने। उन्होंने कहा कि जयराम ठाकुर का गणित बिल्कुल खराब है, उनको नहीं पता कि क्या होने वाला है। देखिए, किस गणित की ये बात की जा रही है। अभी 62 का जो है हाउस है विधानसभा का हिमाचल प्रदेश में, 6 सीटें जो हैं अभी वेकेंट है और उन 6 सीटों पर उपचुनाव अभी हो रहे हैं। 34 विधायक जो हैं अभी कांग्रेस के हैं। 62 का अगर हाउस होता है, अगर 6 की 6 सीटें भी जीत जाती है भारतीय जनता पार्टी, उसके बाद भी 31 विधायक जो हैं वो होंगे भारतीय जनता पार्टी के और 34 जो है वो फिर भी रहने वाले हैं कांग्रेस के ही। इसके बाद 3 और उपचुनाव जो हैं होंगे। अगर बाकी की जो 3 सीटें हैं निर्दलीय विधायकों की, वो अगर वेकेंट हो जाती है, उस पर कोई फैसला आ जाता है, अगर वो वेकेंट होती है तो उसके बाद 3 और चुनाव होंगे और जाहिर सी बात है उसके बाद कुछ फाइनलाइज हो पाएगा। उसमें भी बहुत टाइम है। 4 जून को किसी भी हालत में, और ये सच है, दिस इज अ फैक्ट, 4 जून को किसी भी हालत में 2 सरकारें जो हैं वो नहीं बनेंगी। केंद्रीय और हिमाचल में अलग अलग जो है सिनेरियो रहेगा। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की ही सरकार रहेगी 4 जून को। अगर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में भी सारे नतीजे आते हैं तो 6 की 6 सीटें भी, उपचुनाव भी अगर भाजपा जीत जाती है तो भी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की ही सरकार रहने वाली है। उसके बाद जो 3 उपचुनाव और होंगे उसके बाद चीजें चेंज हो सकती है, वो अलग बात है। लेकिन 4 जून को कोई भी बदलाव जो है हिमाचल प्रदेश की सरकार में नहीं होगा। जयराम ठाकुर ये कह रहे हैं, लेकिन ये तथ्य से परे है। इसके अलावा 3 आपको बता दें कि बागियों पर भी मुख्यमंत्री जो है खूब बरसे हैं, जयराम ठाकुर पर भी खूब बरसे हैं। उन्होंने जयराम ठाकुर को लेकर ये भी बात कही है कि 4 जून को जो कोट सिलवाया है जयराम ठाकुर ने, वो दर्जी के पास सिलाया ही रह जाएगा, वो पहन नहीं पाएंगे।
जयराम ठाकुर। अब अनुराग ठाकुर के नामांकन की बात कर लेते हैं। देखिए, अनुराग ठाकुर ने भी आज नामांकन भरा है। शक्ति प्रदर्शन उन्होंने भी किया है और उनके साथ उनके पिता और पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल भी मौजूद रहे। शक्ति प्रदर्शन जबरदस्त था, उनकी रैली में भी खूब लोग उमड़े। और आपको बता दें कि 5वीं बार इस बार जो है अनुराग ठाकुर नामांकन भर रहे हैं। पिछले 8 चुनाव हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में हारी है कांग्रेस पार्टी और इस बार भी चुनौती जो है कड़ी है कांग्रेस पार्टी के लिए। उतना आसान इस बार भी हमीरपुर संसदीय क्षेत्र का चुनाव जो है वो कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं है। हालांकि रायजादा जरूर दमखम से चुनाव लड़ रहे हैं, वो कोशिश पूरी कर रहे हैं, लेकिन चुनौती कड़ी है। 5वीं बार नामांकन भरा है अनुराग ठाकुर ने। इस बार भी जीत गए तो 5 बार के सांसद हो जाएंगे अनुराग ठाकुर। और ये भी आपको बता देते हैं कि हमले जो है अपनी नामांकन रैली के दौरान उन्होंने भी खूब बोले हैं। मेडिकल कॉलेज को लेकर हमने आपको शुरुआत में बताया था। मेडिकल कॉलेज को लेकर देखिए, हमीरपुर मेडिकल कॉलेज जो है उसको लेकर ये शीत युद्ध जो है छिड़ा हुआ है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और अनुराग ठाकुर के बीच में। सुखविंदर सिंह सुक्खू कह रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में जो लाने का पूरा जो क्रेडिट है वो उनको जाता है। उस वक्त वो जो है हेल्थ मिनिस्टर से मिले थे, जेपी नड्डा उस वक्त हेल्थ मिनिस्टर थे, वो उनसे मिले थे और उनकी वजह से जो है मेडिकल कॉलेज हमीरपुर को मिला था। लेकिन यहां पर लगातार कह रहे हैं अनुराग ठाकुर कि 1 पैसे का भी सहयोग जो है वो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का नहीं है हमीरपुर में मेडिकल कॉलेज लाने का। उनका कहना है कि 2015 में इसको स्वीकृत किया गया था, हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा थे, मोदी गवर्नमेंट थी केंद्र में और 2018 में जो है इसका शिलान्यास हुआ था और इसका पूरा क्रेडिट जो है वो मोदी गवर्नमेंट को जाना चाहिए। किसी भी हालत में ये क्रेडिट जो है वो सुखविंदर सिंह सुक्खू को नहीं जाना चाहिए। लगातार यही बातें वो कह रहे हैं। हमीरपुर के विकास को लेकर भी सुखविंदर सिंह सुक्खू पर कुछ इसी तरह के प्रहार जो है वो किए जा रहे हैं अनुराग ठाकुर द्वारा। इसके अलावा उन्होंने आम आदमी पार्टी पर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अभी बाहर जरूर निकले हैं अरविंद केजरीवाल, लेकिन 2 जून को जब वोटिंग कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद वो दोबारा से अंदर चले जाएंगे। देखिए, चुनाव प्रचार जो है वो हिमाचल प्रदेश में जारी है, पूरे देश में जारी है। कई फेजेस की वोटिंग अभी हो चुकी है, कुछ फेजेस की वोटिंग अभी बाकी है और वो जो सिर्फ बचे हुए फेजेस हैं उनमें जो है उनके लिए प्रचार प्रसार के लिए अरविंद केजरीवाल को बेल मिली है। वो बाहर आए हैं प्रचार प्रसार के लिए और लगातार हमलावर वो भी मोदी पर हैं, मोदी गवर्नमेंट पर हैं और उसकी भी हम आगे बात करेंगे। लेकिन पहले अनुराग ठाकुर की जो बात थी वो कंप्लीट कर लेते हैं। इसी के साथ साथ सरकार पर भी अनुराग ठाकुर हमलावर रहे। उन्होंने ये भी कहा कि गारंटियां इस सरकार की भी फेल है। केंद्र के जो नेता हैं उन पर भी अनुराग ठाकुर ने खूब हमले बोले और हिमाचल प्रदेश के जो नेता हैं उन पर भी उन्होंने खूब हमले आज बोले हैं। इसके अलावा बात करते हैं एक अलग फैक्टर की जो कहीं ना कहीं धर्मशाला में देखने को मिल रहा है। देखिए, धर्मशाला का जो मुकाबला है वो बहुकोणीय होने की संभावना है। फिलवक्त 3 प्रत्याशी मैदान में हैं। सुधीर शर्मा भारतीय जनता पार्टी के सिपाही हो गए हैं। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के करीबी देवेंद्र जग्गी पर भरोसा जताया है और निर्दलीय तौर पर मैदान में उतरे हैं राकेश चौधरी। देखिए, न भाजपा में न कांग्रेस में राकेश चौधरी की दाल कहीं भी नहीं गली और इसलिए उन्होंने निर्दलीय तौर पर अपना नामांकन जो है भर दिया है। लेकिन सुधीर शर्मा धर्मशाला का ये जो चुनाव है वो कहीं ना कहीं सुधीर वर्सेस सीएम सुक्खू बनाने की पूरी कोशिश में डटे हुए हैं। सुधीर अपने सामने जो उनके प्रत्याशी हैं, चाहे वो कांग्रेस के प्रत्याशी हों या निर्दलीय प्रत्याशी हों, उनका जिक्र तक नहीं करते हैं, उनका नाम तक नहीं लेते, उनके बारे में कुछ कहते तक नहीं हैं। सुधीर सिर्फ सीएम सुक्खू पर वार करते हैं, सीएम सुक्खू के बयानों का जवाब देते हैं और उन्हीं पर जो है वो प्रहार लगातार करते आ रहे हैं। वो जिक्र भी नहीं कर रहे हैं उनके सामने जो प्रत्याशी हैं। तो कहीं ना कहीं वो बिना प्रहार किए भी बहुत ज़्यादा प्रहार जो है अपने सामने विरोधियों पर कर रहे हैं। सुधीर ये चुनाव सीएम सुक्खू वर्सेस सुधीर करने की कोशिश कर रहे हैं। वो बातों बातों में खुद को धर्मशाला के विकास का मसीहा बताते हैं और सीएम सुक्खू को धर्मशाला के विकास का शत्रु बताते हैं। वो जिक्र करना भी ज़रूरी नहीं समझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक डिग्रेडेशन करने की कोशिश जो है उनकी तरफ से
की जा रही है दोनों प्रत्याशियों की। बिना कहे भी बहुत कुछ सुधीर शर्मा जो है वहां पर कर रहे हैं। हालांकि उनकी ये जो रणनीति है ये उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव साबित होती है या नहीं होती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल कहीं ना कहीं ये रणनीति जो सुधीर शर्मा की है ये भारी तो पड़ ही रही है बाकी के दो प्रत्याशियों पर। आने वाले समय में और भी प्रत्याशी वहां से सामने आएंगे। जयराम ठाकुर के भी बयान की बात कर लेते हैं। जयराम ठाकुर भी आज जो मंडी से लोकसभा प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह पर खूब बरसे हैं। उन्होंने कहा कि किस मुंह से विक्रमादित्य सिंह मंडी के विकास की कहानियां सुना रहे हैं, वो किस मुंह से कह रहे हैं कि ही हैज अ विजन फॉर मंडीज डेवलपमेंट। अगर उनके पास ये विजन था ही तो उन्होंने अपनी माता जो कि सांसद रही हैं पहले मंडी लोकसभा क्षेत्र से, उनको ये विजन क्यों नहीं दिया। उन्होंने कहा कि 8 बार इस मंडी लोकसभा सीट से वीरभद्र सिंह का परिवार जो है वो सांसद रहा है, एमपी रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी मंडी को इन लोगों ने कुछ भी नहीं दिया। ये लोग कंगना रणौत से पूछते हैं कि कंगना रणौत का विकास में क्या योगदान है मंडी के, लेकिन खुद जो 8 बार इस सीट पे रहे हैं, आप बताएं कि आपका क्या योगदान है इस सीट पर। तो इस तरह के आरोप जो हैं आज लगाए हैं और उन्होंने ये भी कहा कि कोई योगदान नहीं है। कैबिनेट मिनिस्टर थे विक्रमादित्य सिंह, लेकिन उन्होंने अपनी आंखों के सामने मंडी की डिग्रेडेशन होते हुए देखी है। मंडी की यूनिवर्सिटी एसपीयू को बंद कर दिया गया, वो विक्रमादित्य सिंह की आंखों के सामने हुआ। शिवधाम का जो काम था वो बंद कर दिया गया, वो विक्रमादित्य सिंह की आंखों के सामने हुआ। इतने पुल टूटे मंडी में, कुछ नहीं किया विक्रमादित्य सिंह ने। तो इस तरह के कई आरोप जो हैं मुद्दों को लेकर विक्रमादित्य सिंह पर बरस रहे हैं जयराम ठाकुर। देखिए, जब भी हम मंडी लोकसभा की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम ये कहते हैं कि कंगना रणौत जो है वो राष्ट्रीय मुद्दों की बात करती हैं, वो राष्ट्रीय नेताओं पर पलटवार करती हैं, वो हिमाचल प्रदेश की बात जो है वो नहीं करती हैं ज़्यादा। हिमाचल प्रदेश के जो मुद्दे हैं जैसे ये शिवधाम हो गया या एसपीयू का मुद्दा जो है मंडी लोकसभा क्षेत्र में, उसकी वो बात नहीं करती हैं। तो इसको काउंटर करने के लिए कहीं ना कहीं जयराम अपने हाथों में ले रहे हैं पूरी बात और खुद संभाल रहे हैं इस पूरी सिचुएशन को, और वो विक्रमादित्य सिंह को मुद्दों को लेकर घेरने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि विक्रमादित्य सिंह कहीं ना कहीं मुद्दों पर बात करते हैं, वो मुद्दों को बीच में लेकर आते हैं। लेकिन कंगना रनौत, बिकॉज शी इज नॉट दैट मच अवेयर ऑफ द एग्जैक्ट सिचुएशन, द ग्राउंड सिचुएशन ऑफ मंडी, तो इसी के लिए जो मुद्दे हैं कहीं ना कहीं उन पर फोकस जयराम ठाकुर कर रहे हैं। और कंगना रनौत जो हैं वो लोगों के बीच में जा रही हैं, बयान दे रही हैं। उनके तीखे बयान कुछ लोगों को पसंद भी आ रहे हैं, कुछ लोगों को नापसंद भी आ रहे हैं, लेकिन मुद्दों पर भी बात करनी है और मुद्दों पर बात कर रहे हैं जयराम ठाकुर। लेकिन ये आप समझ कर चलिए कि जयराम ठाकुर जो है एमपी नहीं होंगे, एमपी तो कंगना रनौत ही होंगी। काम जो है वो कंगना रनौत ही करवाएंगी अगर वो एमपी बन जाती हैं। तो ऐसे में अगर मंडी की जनता को मुद्दों पर बात करनी होगी तो ज़रूरी है कि मंडी का जो प्रत्याशी है वो भी मुद्दों पर बात करे, ना कि सिर्फ जयराम ठाकुर बात करें इन मुद्दों पर। चलिए, ये कुछ बयान जो आज निकलकर सामने आई। इसके अलावा रामलाल मारकंडा ने भी आज निर्दलीय तौर पर नामांकन भर दिया है। लाहौल स्पीति से केलोंग में एसडीएम ऑफिस से रामलाल मारकंडा ने जो है नामांकन भरा है। इसके अलावा देखिए, रामलाल मारकंडा की अगर हम बात करें तो भाजपा के बागी हैं ये। एक और बागी जो मैदान में है वो राकेश चौधरी हैं, जो धर्मशाला से मैदान में है, ये भी भाजपा के बागी है। इन दोनों की जब भी हम बात करते हैं, राकेश चौधरी और रामलाल मारकंडा, तो ये भारतीय जनता पार्टी के बागी हैं। ना तो कांग्रेस में इनकी दाल गली और भारतीय जनता पार्टी में तो कांग्रेस के बागियों को मैदान में उतारा है दोनों की सीटों से। तो ऐसे में अब 2022 का चुनाव तो इन दोनों ने ही लड़ा। रामलाल मारकंडा ने भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर 2022 का चुनाव लड़ा लाहौल स्पीति से, और राकेश चौधरी ने धर्मशाला का चुनाव लड़ा भाजपा की टिकट पर। लेकिन अब इन दोनों को टिकट नहीं मिला, कांग्रेस से भी नहीं मिला, तो ये निर्दलीय तौर पर मैदान में हैं। हालांकि क्या इनके लिए परिस्थितियां रहेगी वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन ये चुनौती जो है जरूर बने हुए हैं। और चुनौती सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए ही नहीं बने हैं, कांग्रेस के लिए भी बने हैं। क्योंकि कुछ वोट ये भाजपा के काटेंगे और कुछ ये कांग्रेस के काटेंगे, और इसमें अब निर्दलीय जब मैदान में होते हैं तो किसके वोट ज्यादा कटेंगे उस पर पूरा चुनावी गेम जो है वो निर्भर करता है। अगर कोई निर्दलीय प्रत्याशी
कांग्रेस के वोट काटेगा तो भाजपा जीत जाएगी, और भाजपा के वोट काटेंगे तो कांग्रेस जीत जाएगी। अब क्या यहाँ पर होने वाला है, या निर्दलीय ही इतने स्ट्रांग उभर कर आ जाएंगे कि निर्दलीय ही जीत जाएंगे, वो भी समय ही बताएगा कि क्या परिस्थितियां होने वाली है। हालांकि अगर रामलाल मारकंडा की बात करें तो काफ़ी स्ट्रांग वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में नज़र आ रहे हैं। आज भी उनकी नामांकन रैली में ज़बरदस्त भीड़ उमड़ी थी, लेकिन वही बात, भीड़ पैमाना है कि नहीं वो तो वक्त ही बताएगा, क्योंकि जनता हिमाचल प्रदेश की बड़ी स्मार्ट है, नेताओं की बात सुनती ज़रूर है, करती अपने मन की है। अब क्या करेगी हिमाचल प्रदेश की जनता, ये आने वाला समय ही बताएगा। 4 जून को ही मालूम पड़ेगा कि क्या करने वाली है। इसके अलावा राकेश कालिया ने भी आज नामांकन भरा है गगरेट विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के टिकट पर। राकेश कालिया ने कहा है, बयान भी उनका एक सामने आया है, उन्होंने कहा है कि गगरेट का जो चुनाव है वो होने वाला है ईमानदारी वर्सेस भ्रष्टाचार। वो लगातार आरोप लगाते हैं चैतन्य शर्मा पर कि चैतन्य ने बहुत भ्रष्टाचार किया है बतौर विधायक, और अब वो एक ईमानदार नेता हैं, उन्हें मैदान में उतारा गया है, और ये चुनाव जो है वो ईमानदार वर्सेस भ्रष्टाचार होगा। इसके अलावा कुछ निर्दलीय प्रत्याशी भी आज नामांकन भरने पहुंचे थे, उनके बारे में भी आपको बता देते हैं। देखिए, केहर सिंह निर्दलीय तौर पर नामांकन भरा है कांगड़ा चंबा लोकसभा सीट से। आनंद शर्मा यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं राजीव भारद्वाज के सामने, और यहाँ से एक और प्रत्याशी केहर सिंह निर्दलीय तौर पर इन्होंने कांगड़ा चंबा लोकसभा सीट से नामांकन भरा है। कुटलहर से नामांकन भरा है चंचल सिंह ने निर्दलीय तौर पर, और कुटलहर से ही सेवानिवृत्त सैनिक राजीव शर्मा ने भी नामांकन भरा है, और इसी सीट से मनोहर लाल शर्मा ने भी आज नामांकन भरा है। तो 3 निर्दलीय जो है आज नामांकन भरने पहुंचे थे कुटलहड़ विधानसभा क्षेत्र से। सबसे ज़्यादा मैं मानकर चल रही हूँ कि कुटलहड़ में आपको निर्दलीय प्रत्याशी दिखेंगे। हालांकि अभी भी नामांकन के कुछ दिन जो है वो बाकी हैं, तो इसमें कौन और नेता नामांकन भरते हैं निर्दलीय तौर पर, ये देखना रोचक होगा। फिलहाल नामांकन का दौर है। आज 3 दिग्गजों ने अपना नामांकन भरा। इसमें रामलाल मारकंडा भी, 3 से ज़्यादा दिग्गजों ने अपना नामांकन भरा। रामलाल मारकंडा ने आज अपना नामांकन भरा, अनुराग ठाकुर ने नामांकन भरा, विनोद सुल्तानपुरी ने, सुरेश कश्यप ने, राकेश कालिया ने, और कई निर्दलीय नेताओं ने भी नामांकन भरा। तो आज का दिन जो है हिमाचल प्रदेश में पॉलिटिक्स के लिहाज से काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा, और काफ़ी हलचल देखने को मिली। लेकिन मैं बार बार जो एक बात कह रही हूँ कि हिमाचल प्रदेश का जो वोटर है वो काफ़ी साइलेंट इस वक्त नज़र आ रहा है। भीड़ ज़रूर उमड़ रही है, दोनों तरफ उमड़ रही है, सीएम की रैलीज में भी उमड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी की रैलीज में भी उमड़ रही है, लेकिन किसी भी तरह की प्रो इनकम्बेंसी और एंटी इनकम्बेंसी वेव जो है अभी हिमाचल प्रदेश में नहीं दिख रही है। इसलिए कुछ भी प्रिडिक्ट करना अभी बिल्कुल भी सही नहीं होगा। ये जो हमारा बुलेटिन है, कोशिश करते हैं इसमें कि एनालिसिस हिमाचल प्रदेश का कि क्या चुनावी माहौल, क्या सियासी माहौल बन रहा है, वही आप तक पहुंचाने की लगातार इससे कोशिश करते हैं। जो बड़ी छोटी सियासी घटनाएं होती हैं उनके बारे में भी आपको अवगत कराते हैं, और रोज़ाना इसी तरह से अवगत करवाते रहेंगे। आज के इस लाइफ में बस इतना ही। मैं नेहा धीमान आप सभी से इजाज़त चाहूँगी। बहरहाल फर्स्ट वर्डिक मीडिया पर खबरों का सिलसिला जारी है। धन्यवाद। भीड़ एकत्रित करना अगर पैमाना हो तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस बराबर दमखम दिखा रही है। भीड़ भाजपा की रैलियों में भी एकत्रित हो रही है और कांग्रेस के शक्ति प्रदर्शनों में भी। दोनों ही तरफ के प्रत्याशियों के नामांकन जबरदस्त दिखाई दे रहे हैं।